शांति, आनंद, हवा, पानी, प्रकाश, सच्चा प्यार और हमारी सांसें। और आयरनी यानी कि विडंबना ये है कि हम इन्हीं चीजों की सबसे ज्यादा बेकदरी करते हैं। और ये सभी वो एलिमेंट है जो करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं मिल सकते। लेडी डायना का एग्जाम्पल हमें याद है। उनके पास तो बहुत सारा पैसा था ना, मगर फिर भी वो सच्चे प्यार की तलाश में रही। एक और कारण भी है जो हम इन सब चीजों की कदर नहीं करते, वो है हमारी भागती दौड़ती जिंदगी और हम सबका इसमें कंट्रीब्यूशन कि हमने ही इस जिंदगी को ऐसा बनाया है। मगर आज की समरी इसका सॉल्यूशन देने वाली है। तो आज की बुक समरी है द थिंग्स यू कैन सी ओनली व्हेन यू स्लो डाउन, हाउ टू बी काम एंड माइंडफुल इन अ फास्ट पेस्ड वर्ल्ड, जिसे लिखा है हेमन सनिम ने। प्यार, पैशन, माइंडफुलनेस, स्पिरिचुअलिटी, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको इस समरी से सीखने को मिलेंगे। अगर आपको इंस्पिरेशन चाहिए, आप अपना मन शांत रखना चाहते हैं और अपनी प्रॉब्लम से कुछ वक्त के लिए छुटकारा चाहते हैं, तो यह समरी आपके लिए एकदम सटीक और सही समरी है। यह आपको इस दुनिया को और भी बेहतर तरीके से समझने में और सुकून पाने में मदद करेगी। इस बुक के ऑथर हेमन सनिम एक ज़ेन बुद्धिस्ट टीचर, राइटर और प्रोफेसर हैं। उनकी सेल्फ हेल्प बुक्स की अब तक 3 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं और उन्हें इतनी आसानी से फॉलो किया जा सकता है कि लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते हैं। हेमन ने कोरिया से मॉन्क्स की तरह मठ में रहने की फॉर्मल ट्रेनिंग ली है और साथ ही वो हैम्पशायर कॉलेज में बौद्ध धर्म के बारे में भी पढ़ाते हैं। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की बुक समरी द थिंग्स यू कैन सी। आपको पता है, जो चीज फ्री होती है ना, वही सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होती है। जैसे नींद, शांति, आनंद, हवा, पानी, प्रकाश, सच्चा प्यार और हमारी सांसें। और आयरनी यानी कि विडंबना यह है कि हम इन्हीं चीजों की सबसे ज्यादा बेकदरी करते हैं। और ये सभी वो एलिमेंट है जो करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं मिल सकते। लेडी डायना का एग्जाम्पल हमें याद है। उनके पास तो बहुत सारा पैसा था ना, मगर फिर भी वो सच्चे प्यार की तलाश में रही। एक और कारण भी है जो हम इन सब चीजों की कदर नहीं करते, वो है हमारी भागती दौड़ती जिंदगी और हम सबका इसमें कंट्रीब्यूशन कि हमने ही इस जिंदगी को ऐसा बनाया है। मगर आज की समरी इसका सॉल्यूशन देने वाली है। तो आज की बुक समरी है द थिंग्स यू कैन सी ओनली व्हेन यू स्लो डाउन, हाउ टू बी काम एंड माइंडफुल इन अ फास्ट पेस्ड वर्ल्ड, जिसे लिखा है हेमन सनिम ने। प्यार, पैशन, माइंडफुलनेस, स्पिरिचुअलिटी, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको इस समरी से सीखने को मिलेंगे। अगर आपको इंस्पिरेशन चाहिए, आप अपना मन शांत रखना चाहते हैं और अपनी प्रॉब्लम से कुछ वक्त के लिए छुटकारा चाहते हैं, तो यह समरी आपके लिए एकदम सटीक और सही समरी है। यह आपको इस दुनिया को और भी बेहतर तरीके से समझने में और सुकून पाने में मदद करेगी। इस बुक के ऑथर हेमन सनिम एक ज़ेन बुद्धिस्ट टीचर, राइटर और प्रोफेसर हैं। उनकी सेल्फ हेल्प बुक्स की अब तक 3 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं और उन्हें इतनी आसानी से फॉलो किया जा सकता है कि लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते हैं। हेमन ने कोरिया से मॉन्क्स की तरह मठ में रहने की फॉर्मल ट्रेनिंग ली है और साथ ही वो हैम्पशायर कॉलेज में बौद्ध धर्म के बारे में भी पढ़ाते हैं। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की बुक समरी द थिंग्स यू कैन सी ओनली व्हेन यू स्लो डाउन बाय हेमन सनिम। ये समरी सुनते हुए आप भी शायद ये महसूस करेंगे कि हम सब अपनी लाइफ में अलग अलग रोल और ड्यूटी निभाते हैं। हो सकता है कि आप किसी के बेटे हो या बेटी हो, या पेरेंट हो, या किसी के हस्बैंड या वाइफ हो, या फिर कोई कोवर्कर हो। लेकिन क्या कभी आपको ऐसा लगा है
कि अपनी ड्यूटी पूरी करते करते आप थक चुके हैं, आपके पास अपने लिए टाइम ही नहीं है? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि जैसे आपकी खुद की कोई लाइफ ही नहीं है और आप बस अपनी ड्यूटी पूरी करते जा रहे हैं? असल में हम जिस भागती दौड़ती दुनिया में जी रहे हैं, उसी की वजह से हमें इस तरह की फीलिंग आती है, जैसे हमारी कोई अपनी पर्सनल लाइफ है ही नहीं, जैसे इस दुनिया में हम एकदम अकेले हैं। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हमें हर चीज चाहिए और तुरंत चाहिए। आज किसी के पास इतना टाइम भी नहीं है कि वो कुछ पल निकालकर अपनी जिंदगी के बारे में सोचे। मगर इसका भी एक हल है, बल्कि सच तो यह है कि जिंदगी के हर पहलू का कोई ना कोई हल होता है और उसका नजरिया और हल हमें इस समरी में मिलेगा। इसमें आपको सुकून, हिम्मत और नॉलेज के बारे में सीखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं इस लर्निंग जर्नी की शुरुआत इस पहले चैप्टर से, रेस्ट। जब आप उदास होते हैं या खुश होते हैं तब आपको क्या लगता है कि ये दुनिया आपको वो खास इमोशन फील करा रही है? क्या आपको लगता है कि दुनिया सब्जेक्टिव है, यानी कोई बात फैक्ट्स की वजह से अपने अपने पर्सनल विचारों पर बेस्ड होती है, या ये आपके मूड और इमोशंस के लिए जिम्मेदार है? वेल, आप गलत सोच रहे हैं। ये दुनिया सब्जेक्टिव नहीं बल्कि ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव यानी कि फैक्ट्स पर बेस्ड। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप दुनिया को किस नजर से देखते हैं। दुनिया ने हमें गरीबी या दुख या खुशियां नहीं दी हैं, बल्कि इस दुनिया से जो इंफॉर्मेशन हम लेते हैं उसी से हमारे इमोशंस डिसाइड होते हैं कि हम कैसा फील करेंगे। ये बात स्टडीज में भी बार बार प्रूव हो चुकी है कि ह्यूमन ब्रेन में नेगेटिव थॉट पहले आता है, यानी इंसान की फितरत है कि वो पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव पहले सोचता है। अब आप पूछेंगे कि ये फैक्ट हमारे किस काम का है, तो हम बताते हैं। असल में हमें अपनी लाइफ में खुशी के पल ढूंढने पड़ते हैं। हमें खुद को ट्रेन करना पड़ेगा कि हम हर वक्त खुश रहें, क्योंकि खुशी किसी मौके की मोहताज नहीं है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप खुश रहना चाहते हैं या दुखी। महात्मा बुद्ध की एक फेमस कहावत है, आप जो देखते हैं वो दिखाता है कि आप कौन हैं। यानी हमारा नजरिया हमारी पर्सनैलिटी पर डिपेंड करता है। जैसे अगर हम नेगेटिव हैं तो दुनिया में हर चीज हमें नेगेटिव लगेगी, और अगर हम पॉजिटिव हैं तो हम हर चीज को पॉजिटिव नजर से देखेंगे। जैसे बुद्ध की नजरों में हर इंसान ही बुद्ध स्वरूप था। अगर आप खुश हैं तो ये दुनिया आपके लिए एक हैप्पी प्लेस है, और अगर आप उदास हैं तो चारों तरफ आपको उदासी ही नजर आएगी। यानी सब कुछ हमारे नजरिए पर डिपेंड करता है। लोग एक ही सिचुएशन में अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं, और ये रिएक्शन आपके मन को शांति भी दे सकता है और सिरदर्द भी। जैसे कभी आपका दिन बुरा जाता है तो आप हर चीज को उसी से जोड़कर देखने लगते हो, मगर यह सोच गलत है। बल्कि आपको समझना चाहिए कि ये सब आप गुस्से में सोच रहे हैं, और गुस्सा एक टेम्परेरी फीलिंग है। इस बात का ध्यान रखें कि कब आपको बुरे इमोशंस फील होते हैं, ताकि आप उन फीलिंग्स को खुद पर हावी होने से रोक सको। आपकी ये टेम्परेरी गुस्से या टेंशन की फीलिंग आपके इंपॉर्टेंट डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकती है। जैसा कि हमने पहले कहा कि गुस्सा एक टेम्परेरी फीलिंग है जो कुछ देर में खुद ही शांत हो जाएगा। आप इसे एक बादल की तरह मानकर चलो जो अभी आसमान में है और कुछ देर में खुद ही गायब हो जाएगा। अगर नहीं होता तो शांति से इंतजार करो। आप कुछ देर रिलैक्सेशन की प्रैक्टिस कर सकते हो। अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करो, खुद को एकदम शांत और ढीला छोड़ दो। माइंडफुलनेस। इस बुक के ऑथर हेमंत सनम से लोग अक्सर एक सवाल बार बार पूछते हैं कि गुस्से, नफरत, जलन जैसे नेगेटिव इमोशन से कैसे निपटा जाए, क्योंकि नेगेटिव फीलिंग्स हमें काफी थका सकती हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इंसान खुद को इनसे कैसे बचाए। हेमन को जानकर खुशी होती है कि लोग अपने माइंड के स्टेट के बारे में अवेयर होते हैं, यानी उन्हें यह पता है कि उनके माइंड में नेगेटिव थॉट आ रहे हैं। ये अवेयरनेस वाला स्टेट ऑफ माइंड है, और अवेयरनेस ही वो पहला स्टेप है जो हमें अपना माइंडसेट चेंज करने में हेल्प कर सकता है। वैसे जब आपको नेगेटिव फील होता है तो अक्सर आपका क्या रिएक्शन रहता है?
आप शायद उस फीलिंग को वहीं दबा देते होंगे, या फिर उसे स्वीकार ही नहीं करते होंगे, या फिर जल्दी से अपना माइंड कहीं और लगाने की कोशिश करते होंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि ये सारी कोशिशें बेकार हैं, क्योंकि अंत में यही नेगेटिव फीलिंग्स आप पर हावी हो सकती हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? अगली बार जब आपको नेगेटिव फील हो तो उसे ऐसे ऑब्जर्व कीजिए जैसे कि वो फीलिंग आपका पार्ट है ही नहीं। जैसे कोई पैदल चलता हुआ इंसान राह चलते दूसरे इंसान को देखता है, मान लेना कि ये आपका पार्ट है ही नहीं, तो अभी आपको कैसे अफेक्ट कर पाएगा? बेशक इस तरह की डिटैचमेंट के लिए आपको काफी प्रैक्टिस करनी होगी, लेकिन एक बार आपने ये सीख लिया तो यकीन मानिए कि आप काफी रिलैक्स्ड और हल्का महसूस करेंगे। नेगेटिव इमोशंस हमारी रियलिटी का परमानेंट पार्ट नहीं है, और ना ही कभी बनेंगे, और ना ही हमें डिफाइन करते हैं। इसीलिए अपनी हर नेगेटिव फीलिंग को ध्यान से ऑब्जर्व करो। नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं तो आने दो, उन्हें अवॉइड करने की कोशिश मत करो, वरना ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। अपनी हर नेगेटिव फीलिंग को कंट्रोल करना पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि आपको गुस्सा भी आएगा, आप जेलस भी फील करोगे और फ्रस्ट्रेटेड भी हो सकते हो। लेकिन ये इमोशंस आकर गुजर जाते हैं, उसके बाद आप फिर से नॉर्मल और रिलैक्स्ड फील करोगे, और आपको उसी पल का इंतजार करना है। पैशन। ऑथर होने के अलावा हेमन एक पीएचडी होल्डर भी हैं, और वो बुद्धिस्ट मेडिटेशन का इंट्रोडक्शन भी सिखाते हैं। ये उनकी पहली क्लास थी, और जो मेडिटेशन सीखने आए थे वो थे कॉलेज के स्टूडेंट। खुद एक बुद्धिस्ट होने के नाते वो अपनी पहली क्लास को पढ़ाने के लिए काफी एक्साइटेड थे। वो चाहते थे कि मेडिटेशन को लेकर उनकी क्लास में भी उतना ही जोश हो। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि जिस वक्त उन्हें मेडिटेशन की सबसे ज्यादा जरूरत होगी वो जरूर मेडिटेट करेंगे। शुरुआत में स्टूडेंट्स में काफी एक्साइटमेंट था। वो साफ साफ देख सकते थे कि उनके प्रोफेसर हर लेक्चर को इतने एफर्ट, एनर्जी और पैशन के साथ प्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, हेमन अपने स्टूडेंट के लिए मॉनेस्ट्री और चर्च जाने का अरेंजमेंट भी किया करते थे, ताकि उनकी नॉलेज और भी बढ़ सके। हालांकि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया, स्टूडेंट्स अपना इंटरेस्ट खोने लगे और जल्दी थकने भी लगे। इस बात से हेमन बड़े हर्ट हुए। उन्हें यह सोचकर काफी बुरा लग रहा था कि स्टूडेंट अपना पैशन खो रहे थे। एक तरफ वो थे जो पूरी मेहनत से उन्हें सिखाने में जुटे थे, और दूसरी तरफ उनके स्टूडेंट्स को उनकी मेहनत की कोई कदर ही नहीं थी। हेमन ने हर्ट की फीलिंग को गहराई से ऑब्जर्व किया, और उन्हें एहसास हुआ कि उनके स्टूडेंट्स सिर्फ उनकी क्लास अटेंड नहीं कर रहे, बल्कि बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ते हैं। इसलिए अगर वो उनकी तरह पैशनेट नहीं थे तो इसमें उनका कसूर भी नहीं था। ये चीज महसूस होते ही हेमन ने अपने जोश को कंट्रोल में करने की कोशिश की। उन्होंने अपने एनर्जी लेवल को अपने स्टूडेंट्स के साथ मैच करने की कोशिश की। धीरे धीरे उन्होंने नोटिस किया कि स्टूडेंट्स फिर से एक बार क्लास में इंटरेस्ट लेने लगे थे। किसी चीज के लिए जोश या एक्साइटमेंट दिखाना बुरी बात नहीं है, लेकिन ज्यादा जोश दिखाने से उस चीज की इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। यही हेमन के साथ भी हुआ था। जब उन्होंने अपने एक्साइटमेंट को थोड़ा कम किया ताकि वो एक बेहतर टीचर बन सकें, तो बदले में उनके स्टूडेंट्स को भी काफी कुछ सीखने को मिला। तो आप भी वही एक्सपीरियंस करेंगे जो हेमन ने किया था। क्लासरूम में नहीं, बल्कि लाइफ के किसी भी एरिया में। आपको भी ये देखकर निराशा होगी कि लोग आपके जितने डेडिकेटेड और पैशनेट क्यों नहीं हैं, लेकिन आपको ये सब बर्दाश्त करना होगा। आपको सिर्फ इफेक्टिव बनने पर फोकस करना होगा। आपको दूसरों के साथ मिलकर काम करने पर ध्यान देना होगा, क्योंकि सिर्फ यही एक तरीका है जिससे दोनों पार्टी खुश रह पाएंगी। रिलेशनशिप्स। दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते मेंटेन करने से आप सेफ और सिक्योर फील करते हो। इसमें आपको मेंटल स्टेबिलिटी बनाए रखने में भी हेल्प मिलती है। किसी प्रॉब्लम और स्ट्रगल के वक्त आपको कोई ऐसा चाहिए होता है जो आपके साथ खड़ा रहे। सोचो, अगर आपका ब्रेकअप हो जाए तो क्या आपकी महंगी कार आपको तसल्ली दे पाएगी? क्या आपका आलीशान घर आपको अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलने में हेल्प करेगा? नहीं, क्योंकि चीजें इंसान की जगह नहीं ले सकती। आप चाहे कितने भी अमीर क्यों ना हो,
मुसीबत के वक्त सिर्फ आपकी फैमिली और फ्रेंड्स ही आपके काम आएंगे। अगर आपको दोस्त बनाने में दिक्कत होती है तो अपना एटीट्यूड चेंज करें। अपने कोवर्कर्स या क्लासमेट्स को लेकर कोई जजमेंटल ओपिनियन नहीं रखें। जितना आप ओपन माइंडेड रहेंगे उतना ही लोगों को समझने में आपको हेल्प मिलेगी। कई बार तो ऐसा होता है कि हम किसी को ठीक से जाने बिना ही उसके बारे में एक राय बना लेते हैं। हम पहले से ही मानकर चलते हैं कि फला इंसान ऐसा होगा या वैसा होगा। इसीलिए दूसरों को जानने और समझने के लिए थोड़ा वक्त दो। हो सकता है कि सामने वाले को लेकर आपकी राय बाद में एकदम से बदल जाए। कई बार तो लोग हमारी ही परछाई होते हैं। मान लो कोई इंसान जिससे आप दोस्ती करना चाहते हैं आपको एकदम कोल्ड नेचर का, यानी जिसे कोई इमोशन फील नहीं होते ऐसा लगता है। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि वो भी आपको कोल्ड नेचर का समझकर दोस्ती का हाथ बढ़ाने से झिझक रहा हो। इसीलिए ओपन और फ्रेंडली रहें जिससे लोग आपको अप्रोच कर सके। हालांकि पोलाइट होना भी जरूरी है, पर सच्ची दोस्ती तभी होगी जब आप सच्चे बनेंगे, जब आप खुले दिल से बात करेंगे। तभी सामने वाला भी अपने दिल की बात कहने की हिम्मत करेगा। याद रखिए, कोल्ड नेचर वाले लोगों से हर कोई किनारा करने की कोशिश करता है। ये तो हो गई नए दोस्त बनाने की बात। लेकिन अगर आपके पहले से ही फ्रेंड्स हैं और उनके साथ आपके रिश्ते टूटने की कगार पर हैं, तो आप क्या करेंगे? ऐसा ही कुछ हेमन के साथ भी हुआ था जब वो यूरोप में अपने एक फ्रेंड के साथ बैकपैकिंग ट्रिप पर गए थे। इन दोनों की मुलाकात एक मोनेस्ट्री में हुई थी। उनके बीच काफी बातें कॉमन थी और दोनों एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते थे। अब क्योंकि उनके फ्रेंड को ठीक से इंग्लिश नहीं आती थी, इसलिए हेमन उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। अपने फ्रेंड को हेल्प करने के लिए हेमन उसके साथ साथ रहते थे। दोनों जहां जाते साथ जाते, जो भी करते साथ में करते। नतीजा यह हुआ कि 7वें दिन तक दोनों एक दूसरे से बोर हो चुके थे। उनकी दोस्ती में प्रॉब्लम नहीं थी और ना ही उनके बीच कोई लड़ाई हुई थी। बस अब उन्हें थोड़ा सा पर्सनल स्पेस चाहिए था। तो अगले दिन हेमन ने अपने फ्रेंड को सजेस्ट किया कि क्यों ना आज हम अलग अलग घूमें और नई जगह ढूंढें। उनका फ्रेंड खुशी खुशी मान गया। उसके जाने के बाद हेमन को थोड़ी राहत महसूस हुई। उन्हें यह सोचकर तसल्ली हुई कि उन्हें बार बार अपने फ्रेंड से हर चीज नहीं पूछनी पड़ेगी। जो करना है वो खुद से कर लेंगे। लेकिन फिर दोपहर होते होते हेमन को अकेलापन खलने लगा। उन्हें एहसास हुआ कि जो मजा किसी के साथ रहने में है वो अकेले रहने में नहीं है। जैसे अगर उन्हें अपनी पिक्चर लेनी हो तो वो किसे कहेंगे? उन्हें लोगों से पूछने में शर्म आती थी। उनका फ्रेंड साथ था तो दोनों एक दूसरे से खूब सारी पिक्चर ले लेते थे। जैसे मान लो हेमन को कोई चीज अच्छी लगी तो वो किसे कहते कि वो देखो वो चीज कितनी सुंदर लग रही है। शाम को जब हेमन और उनके फ्रेंड वापस होटल लौटे तो दोनों ने अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए और जो कुछ एक्सप्लोर किया था उसके बारे में एक दूसरे को बताया। हेमन ने महसूस किया कि एक अच्छा रिश्ता मेंटेन करना ऐसा ही है जैसे सर्द रातों में आग के पास बैठना। जैसे अगर आप आग से बहुत दूर बैठेंगे तो आपको उसकी गर्माहट का एहसास नहीं होगा, और अगर आप बहुत पास बैठ गए तो आपको ज्यादा गर्मी लगेगी। ठीक ऐसे ही जब किसी रिश्ते में करीबियां ज्यादा बढ़ जाती हैं तो अक्सर बोरियत होने लगती है। इसीलिए आपको अपने रिश्तों में बैलेंस बनाकर चलना होगा। बेशक अपने रिश्तों में मजबूती लाओ, लेकिन इतनी करीबी भी मत रखो कि सामने वाले को घुटन महसूस होने लगे। रिश्तों में भी स्पेस होना जरूरी है जिससे कि आप और आपके पार्टनर के बीच एक हेल्दी और स्ट्रांग रिश्ता हमेशा के लिए बना रहे। लव, प्यार एक ऐसी चीज है जिसके बारे में दुनिया के महान फिलोसोफर, आर्टिस्ट और राइटर अक्सर बातें करते हैं। प्यार हमें जितनी खुशी देता है उतना ही गम भी देता है। लेकिन हेमन ने अपने एक्सपीरियंस से यही सीखा कि प्यार शर्मीला होता है। जब हम प्यार के पीछे भागते हैं तो प्यार हमसे दूर भागता है। लेकिन ऐसा भी वक्त आता है जब प्यार हमारी जिंदगी में अचानक दस्तक देता है। प्यार दुनिया की सबसे प्यारी चीज है। सच कहें तो प्यार से कीमती कुछ भी नहीं है। यह आपकी जिंदगी में खुशियों की बहार लेकर आता है। प्यार उतना ही मासूम है जैसे किसी नन्हे बच्चे की मुस्कान। अगर हम प्यार में होते हैं तो ये सारी कायनात ही प्यारी लगने लगती है। लेकिन जैसा हमने पहले भी बताया कि अपने एक्साइटमेंट और पैशन पर कंट्रोल रखना जरूरी है। लेकिन
प्यार को लेकर ऐसे ना हो जाए कि आप पर सनक या धुन सवार हो जाए और आपका पार्टनर डर कर आपसे दूर भागने लगे। हर रिश्ते की तरह प्यार के रिश्ते में भी पर्सनल स्पेस देना जरूरी है। याद रहे कि साथ रहने के लिए आप दोनों का एनर्जी लेवल मैच करना चाहिए। अगर आप अपना प्यार जाहिर करने से डरते हैं तो हम बता दें कि हेमन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एक बार धर्म के ऊपर टॉक देने के बाद हेमन के पास एक लड़की आई। उसने बड़े ही प्यार से हेमन से पूछा कि क्या मैं आपको एक बॉटल गर्म सोया मिल्क दे सकती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास आपको देने के लिए और कुछ नहीं है। वो अपनी तरफ से हेमन को ये चीज इसलिए गिफ्ट करना चाहती थी क्योंकि उनकी बातों ने उसके जैसी सिंपल लड़की के दिल को छू लिया था। इससे पहले कि हेमन को जवाब देते वो भीड़ में कहीं गायब हो गई। इसके बाद हेमन ने दोबारा उसे कभी नहीं देखा। हेमन ये सोचकर बड़ा पछताए कि उन्होंने उससे कुछ देर और क्यों नहीं बात की। वो उसे बताना चाहते थे कि उसकी सादगी हेमन को कितनी अच्छी लगी थी। क्या आपको मालूम है क्यों? क्योंकि हेमन खुद को भी एक बेहद सिंपल और मामूली इंसान समझते थे। चाहे कोई कितना भी फेमस हो या आपके लिए आपकी पहुंच से बाहर हो, तो भी है तो वो इंसान ही, क्योंकि वो भी कभी ना कभी आपकी तरह दुख और परेशानियों से गुजरा होगा। उसने भी अपनी लाइफ में मुश्किलों का सामना किया होगा या दिल टूटने का दर्द झेला होगा। यानी वो भी हमारी तरह ही ऑर्डिनरी लोग हैं। और अगली बार जब भी आप अपनी फीलिंग्स को शेयर करने से डरें तो इस बात को एक बार याद कर लीजिएगा। लाइफ। जब आप किसी से पहली बार मिलते हो तो पहला सवाल क्या करते हैं? जाहिर है कि आप सबसे पहले नाम ही पूछेंगे। फिर अगला सवाल क्या होगा? शायद ये पूछेंगे कि आप जॉब कहां करते हैं या किस कॉलेज में पढ़ते हैं, क्योंकि पहली बार किसी से मिलते वक्त उसके करियर या एजुकेशन के बारे में पूछने में कोई बुराई नहीं है। देखा जाए तो किसी से जान पहचान करने का यही तरीका होता है। आप कुछ अपने बारे में बताते हैं, कुछ सामने वाले के बारे में पूछते हैं। लेकिन इस चीज ने हेमन को सोचने पर मजबूर किया। जब कोई हमें अपना इंट्रोडक्शन देता है तो क्यों हम उन्हें सोशल तौर पर जज करने की कोशिश करते हैं? यानी क्यों हम ये जानना चाहते हैं कि सामने वाला कितना कमा रहा है या उसकी क्वालिफिकेशन कितनी है? क्या किसी को जानने के लिए ये फैक्टर काफी है? हेमन तो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। उनकी राय तो कुछ और ही है। उन्हें लगता है कि किसी इंसान की असल पहचान यही है कि वो अपने बारे में कितना और क्या शेयर करता है। सैलरी, बैकग्राउंड और क्वालिफिकेशन के अलावा भी कुछ और है जो हम किसी इंसान के बारे में जान सकते हैं। हेमन जब अपने 30 की उम्र के आसपास पहुंचे तो उन्होंने बातों पर गौर करने की आदत डाली। इस दौरान उन्हें 3 नई बातें समझ में आई और वो जानते थे कि ये तीनों ही खुश रहने के लिए काम आएंगी। सबसे पहली चीज जो उन्होंने महसूस की कि लोग आप में उतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे जितना आप चाहते हैं। हेमन को छोटी छोटी डिटेल्स याद नहीं रहती, जैसे पिछले हफ्ते उनकी फ्रेंड ने कैसा मेकअप किया था या क्या पहना था। तब उन्होंने सोचा कि जैसे मुझे दूसरों की छोटी छोटी बातें याद नहीं रहती तो उन्हें भी मेरे बारे में कितना याद रहता होगा। और बस उन्हें सबक मिल गया था। अगर लोगों को उनके बारे में कुछ याद ही नहीं है तो उन्हें भी टेंशन लेने की क्या जरूरत है कि लोग क्या कहेंगे। असल में लोग आपके बारे में उतना नहीं सोचते जितना आपको लगता है। एक और चीज जो हेमन ने सीखी वो ये कि हर कोई आपको पसंद करे ये जरूरी नहीं। क्या आप सबको पसंद करते हो? नहीं ना। तो आप दूसरों से क्यों उम्मीद करते हो कि वो आपको पसंद करें? अगर कोई आपको पसंद करता है तो अच्छा है, नहीं करता है तो कोई बात नहीं। किसी की पसंद या नापसंद से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इन बातों को एक्सेप्ट करना सीखिए कि ये सब लाइफ का हिस्सा है। जब सबको खुश रखना नामुमकिन है तो भला हम इतनी टेंशन क्यों लें? तीसरी चीज हेमन ने यह भी देखा कि ज्यादातर चीजें जो हम दूसरों के नाम पर करते हैं असल में खुद के लिए कर रहे होते हैं। इसीलिए खुद के प्रति ईमानदार रहना भी एक बड़ी बात है। आप दिल बड़ा करो तो दुनिया भी दिल बड़ा करेगी। आप सेल्फिश बनोगे तो दुनिया भी ऐसे ही पेश आएगी। आप प्रार्थना करते हो कि आपकी फैमिली हमेशा सेफ और सिक्योर रहे। क्यों? क्योंकि आप उन्हें प्यार करते हो। आप ये सोचकर डरते हो कि कहीं आपके पार्टनर को कुछ हो न जाए, क्योंकि आप अकेलेपन से डरते हो।
देखा जाए तो हर इंसान सेल्फिश है। जब तक कि आप बुद्ध या जीसस नहीं बन जाते, स्वार्थ से छुटकारा पाना मुश्किल है। इसलिए वही विचार करो जिसमें आपको खुशी मिले। सुनने में बड़ा सिंपल लगता है ना? कभी कभी आपको सिंपल चीजों की भी जरूरत पड़ती है। इसीलिए क्या होगा अगर इसके बजाय उस पर फोकस करो जो अभी आप प्रेजेंट में कर सकते हो। वैसे भी जिंदगी आसान नहीं होती, तो इसे और कॉम्प्लिकेट मत करो, बल्कि एंजॉय करो। द फ्यूचर। बचपन में हेमन खुद को वाकई में ऑर्डिनरी माना करते थे। वो हर चीज में एवरेज रहे, हाइट में, ग्रेड्स में, यहां तक कि उनकी फैमिली की इनकम भी ऑर्डिनरी ही थी। वो कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं रहे थे। उन्हें याद है कि थर्ड स्टैंडर्ड में उनकी एक टीचर हुआ करती थी जो काफी स्ट्रिक्ट थी, और उनका नाम था मिस ली। हेमन मिस ली के नाम से कांपते थे। असल में वो बड़ी स्ट्रिक्ट थी, इसलिए हर कोई उनसे डरता था। अब मिस ली का एक बेटा था जो हेमन की उम्र का था। एक दिन मिस ली के बेटे ने हेमन को अपने नए खिलौने से खेलने के लिए इनवाइट किया, जो उसके पेरेंट्स ने उसे दिलाए थे। लेकिन हेमन ने यह सोचकर मना कर दिया कि कहीं मिस ली आ गई तो उनकी खैर नहीं। लेकिन मिस ली के बेटे ने उन्हें यकीन दिलाते हुए कहा कि उसकी मां 4 बजे से पहले आने वाली नहीं है, और अगर हेमन उससे पहले निकल गया तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा। लेकिन फिर हुआ यूं कि दोनों बच्चे खिलौने से खेलने में मस्त हो गए और उन्हें टाइम का पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद जब मिस ली घर वापस आई तो अपने बेटे के रूम में गई। हेमन ने जैसे ही उन्हें देखा तो उनके होश उड़ गए। ये कहना काफी नहीं होगा कि हेमन सच में बहुत डर गए थे, और हो भी क्यों ना, वो स्कूल की सबसे खतरनाक टीचर जो थी। मगर ये क्या, मिस ली ने अचानक कुछ ऐसा किया जो हेमन सपने में भी नहीं सोच सकते थे। मिस ली ने उन्हें गले लगाया और अपने बेटे और हेमन के लिए स्नैक्स लेकर आई। हेमन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जिससे वो सबसे ज्यादा डरते थे, वो टीचर अब कहां चली गई थी? ये प्यारी सी आंटी कौन थी जो हेमन को अपने बेटे की तरह प्यार कर रही थी? तब मिस ली ने हेमन की कंफ्यूजन दूर करते हुए समझाया कि उन्हें स्ट्रिक्ट बनना पड़ता है। क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन रखने के लिए उनका स्ट्रिक्ट होना जरूरी है, ताकि हेमन जैसे छोटे बच्चे ध्यान दे सकें और उनकी बात सुने। घर जाने से पहले मिस ली ने हेमन से कुछ ऐसा कहा था जो हेमन को अभी तक याद है। मिस ली ने कहा, तुम एक अच्छे स्टूडेंट और रोल मॉडल हो। साथ ही उन्हें इस बात पर भी पूरा भरोसा था कि हेमन बड़े होकर कुछ कर दिखाएंगे और दूसरों की जिंदगी में भी खुशहाली लाएंगे। इन बातों ने हेमन को बेहद मोटिवेट किया था। उन्होंने स्कूल में टॉप किया और उसके बाद वो एक स्पिरिचुअल टीचर और प्रोफेसर भी बने। एक इंसान जो आपके ऊपर आंखें बंद करके भरोसा कर सकता है, ये अपने आप में कितनी कमाल की फीलिंग है। ये हमें और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए इंस्पायर करती है। ये आपके अंदर उम्मीद और विश्वास की फीलिंग लाती है। जब आपको लगता है कि कोई ग्रुप या कोई इंसान आपके लिए चीयर कर रहा है, तब आपके अंदर पहले से ही विनर वाली फीलिंग आ जाती है। अगर आपके पास ये सब है तो समझ जाओ कि आप बड़े लकी हो जो ऐसे अमेजिंग लोग आपको मिले हैं। दूसरों के लिए आपको ऐसा ही इंसान बनना है जिस पर लोग भरोसा कर सकें। आप नहीं जानते कि आपकी बातों में वो पावर है जो दूसरों को एनकरेज कर सकती है, उन्हें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कर सकती है। स्पिरिचुअलिटी। बौद्ध धर्म में एक लॉ है, लॉ ऑफ कर्मा, यानी कि कर्म का सिद्धांत, जो एक बेहद पॉपुलर कंसेप्ट है और बाकी सभी धर्मों में भी इसे महत्व दिया जाता है। लॉ ऑफ कर्मा कहता है जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी जैसे आपके कर्म होंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। जो हम देते हैं वही लौट कर हमारे पास आता है। हालांकि हेमन इस टीचिंग से बेहद इन्फ्लुएंस थे, तो भी वे दूसरे धर्मों से उतने ही इंस्पायर्ड थे। जैसे कि अपने कॉलेज टाइम में उन सभी पर क्रिश्चियन धर्म का बड़ा इन्फ्लुएंस रहा। उन्होंने नोटिस किया कि कुछ ऐसी टीचिंग्स और लेसन्स हैं जो हर रिलीजन में बिल्कुल सेम है। कुल मिलाकर स्पिरिचुअलिटी की कोई एक डेफिनेशन या एक सच नहीं है। किसी भी बिलीफ या लेसन पर किसी एक रिलीजन का इकलौता हक नहीं है। अगर सारे नहीं तो बहुत सारे बिलीफ्स ऐसे हैं जो यूनिवर्सल हैं
और यही हेमिन ने तब महसूस किया था जब वो और उनके बुद्धिस्ट भाई एक फ्रेंच गांव में गए थे। इस फ्रेंच गांव में एक क्रिश्चियन मठ की कम्युनिटी है। हेमिन और उनके बुद्धिस्ट भाई इस कम्युनिटी से मिले और कुछ दिन उनके साथ गुजारे। इस दौरान हेमिन ने देखा कि इस क्रिश्चियन कम्युनिटी और बौद्ध धर्म के बीच कई चीजें मिलती जुलती हैं, जैसे कुछ रीति रिवाज और परंपरा दोनों में सेम है। जैसे एग्जाम्पल के लिए दोनों धर्म के लोग चोगा पहनते हैं, हालांकि दोनों के रंग अलग अलग हैं। क्रिश्चियन भी ज्यादातर वक्त मौन प्रार्थना करते हैं, जैसे बुद्धिस्ट मॉन्क करते हैं। उनके धर्म में भी अंगूठियां थीं जो भगवान के प्रति उनकी कसम यानी कि प्रतिज्ञा का प्रतीक थी। हेमिन और उनके भाई भी बुद्ध के सम्मान में छोटी छोटी अगरबत्ती जलाते हैं। इन सारी बातों से हेमिन को लगा कि फेथ के मायने हर किसी के लिए अलग अलग होते हैं। दुनिया में इतने धर्म हैं तो भी हर धर्म के लिए जगह है और हमारे पास सुनहरा मौका है कि हम एक दूसरे के धर्म से सीखें। असल में देखा जाए तो कोई धर्म बुरा नहीं है। हर धर्म का एक ही मकसद है, हमें सच्चाई की राह पर लेकर जाना। जरूरी यह है कि हम अपने धर्म के साथ साथ दूसरे धर्मों का भी सम्मान करें। और अब कंक्लूजन। इस समरी में आपने जिंदगी के उन 8 पहलुओं के बारे में जाना जिन पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। इन पर फोकस करने से ही आप एक शांत और खुशहाल जिंदगी जी पाएंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं रेस्ट की यानी कि आराम की। आज के इस भाग दौड़ भरे माहौल में इंसान अपनी सेहत खोता जा रहा है क्योंकि उसे बस काम और पैसे कमाने की पड़ी है। लेकिन हमें अपनी रफ्तार पर थोड़ा लगाम लगाना होगा और कुछ वक्त अपने लिए भी निकालना पड़ेगा। इससे आपको नॉलेज मिलेगी, आपको जीवन के बारे में सोचने का मौका मिलेगा। मेंटल हेल्थ के लिए लगातार बिजी रहना भी अच्छा नहीं है, इसीलिए खुद के लिए टाइम निकालना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब है कि जो भी आप फील कर रहे हैं उसके बारे में अवेयर होना। नेगेटिव इमोशंस आना एकदम नॉर्मल है और अक्सर हम उन्हें अनदेखा भी कर देते हैं, लेकिन इससे आपकी परेशानी दूर नहीं होगी। अपनी हर फीलिंग पर नजर रखें, तभी आप अपने गुस्से, फ्रस्ट्रेशन और उदासी को दूर कर पाएंगे। ये मानकर चलिए कि यह आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा नहीं है और ना ही यह आपकी हकीकत है। तीसरी चीज है पैशन यानी कि जुनून। पैशन आपको बदल सकता है, आपके आसपास के माहौल और लोगों को भी बदल सकता है। यह आपको अपने गोल्स अचीव करने के लिए मोटिवेट करता है। हालांकि आपका पैशन आप पर हावी भी हो सकता है, क्योंकि हर किसी के अंदर आप जैसा पैशन हो यह जरूरी नहीं है। जहां तक हो सके सामने वाले के एनर्जी लेवल के साथ मैच करने की कोशिश करें। चौथी चीज है रिश्ते। अगर आप सुखी रहना चाहते हैं तो आपको अपने रिश्तों की अहमियत को समझना होगा। कोई तो हो जो आपके अच्छे बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा हो। हालांकि रिश्ते में एक बाउंड्री रखना भी बेहद जरूरी है, इसलिए दूसरों के साथ साथ खुद को भी टाइम दो। पांचवी चीज है प्यार। प्यार हम सबकी जिंदगी को खुशियों से भर देता है। ये दुनिया की सबसे प्यारी फीलिंग है। प्यार में वो ताकत है जो बड़े से बड़े घाव को भर सकता है। आप जितना प्यार देंगे बदले में उतना ही ज्यादा प्यार लौट कर आपके पास आएगा, और खासकर उन लोगों को जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। छठी चीज है जिंदगी। कुछ चीजें आपको गांठ बांध कर रखनी होंगी। हर कोई आप में उतना इंटरेस्टेड नहीं है जितना आप सोचते हो। हर कोई आपको पसंद करे ये जरूरी नहीं है। इस बात को एक्सेप्ट करना सीखो कि सेल्फिश बनने में कोई बुराई नहीं है। हम इंसान हैं और इंसान कभी भी परफेक्ट नहीं होता। सातवीं चीज है फ्यूचर। आप नहीं जानते कि आपकी बातें दूसरों को कितना अफेक्ट कर सकती हैं। हो सके तो ऐसी बातें कीजिए जिससे लोगों को कुछ सीख मिले। कुछ ऐसा कीजिए जिससे लोगों का भला हो। आपके मुंह से निकली बात न जाने कितनों का भला कर सकती है। आठवीं चीज है स्पिरिचुअलिटी। दुनिया में कई अलग अलग धर्म हैं, लेकिन इन सब के पीछे जो फेथ और विश्वास है वो एक तरह से एक जैसा ही है। इस बहस में न पड़े कि कौन सा धर्म सही है कौन सा गलत। देखा जाए तो हर धर्म कुछ सिखाता है।
आज दुनिया को धार्मिक मान्यताओं की नहीं बल्कि प्यार और शांति की सबसे ज्यादा जरूरत है। जो बातें आपने यहां सीखी हैं उसे असल जिंदगी में अप्लाई करना मुश्किल नहीं है, और हेमन ने उन्हें और भी इजी बना दिया है, क्योंकि इजी बातें ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इन लेसन्स और टीचिंग्स को अपनी डेली प्रैक्टिस में अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। फिर देखिए कि आप पहले से कितने ज्यादा खुश रहेंगे और खुद को कितना आजाद महसूस करेंगे। और इसी मोड़ पर यह सुंदर सी प्यारी सी समरी यहीं पर समाप्त होती है। सोचिए, पिछले लगभग 30 मिनट से हम जो सुन रहे हैं वो बातें हमें कितना सुकून दे रही हैं, और यही बातें अगर हमारी जिंदगी में धारण हो जाए तो वो धर्म हो जाएंगी। धर्म या मजहब, हम जिन बातों को समझते आए हैं वो बेसिकली यही है। जैसा कि समरी के एंड में कहा गया कि प्यार और शांति, यही तो हर एक रूह चाहती है, यही तो हर एक आत्मा चाहती है। तो रूह का असली धर्म क्या हुआ? परस्पर प्रेम और शांति, है ना? लेकिन एनवायरनमेंट का बहुत फर्क पड़ता है। इस 30 मिनट के बाद जैसे ही आप इस एनवायरनमेंट से बाहर निकलेंगे, बाहर की दुनिया में जाएंगे, तो वहां हो सकता है कि कुछ और वाइब्रेशन हो, कुछ और माहौल हो। इसीलिए हम इस एनर्जी से एक माहौल बना सकें, उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम ऐसी समरीज को बार बार सुने। जब भी हमें कोई डिसअपॉइंट करे, जब भी हम कभी निराश होने लगे, तो ऐसी समरीज को सुने, जिससे वापस सोल की एनर्जी बढ़ेगी, अच्छाई की ताकत महसूस होगी, और आपके अंदर बनी एनर्जी आपके आसपास, आपके घर, आपके ऑफिस और बाकी जगहों पर भी माहौल बनाएगी, एनवायरनमेंट क्रिएट करेगी। राइट? अगर आप सहमत हैं मेरी बात से तो टाइप कीजिए पावर ऑफ पीस, क्योंकि आज इस दुनिया में या हमें केवल पीस या केवल शांति नहीं, शांति की शक्ति की जरूरत है ना? पावर ऑफ पीस या शांति की शक्ति, जो भी आपको अच्छा लगे कमेंट सेक्शन में टाइप